50,000 से एक बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों तक पहुंचा। इस पूरी जर्नी में कोई ऐसी 3 बातें हैं जब इनकम आने लगती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर इनोवेशन और क्रिएटिविटी पूरे जूसेस फ्लो। पूरा नष्ट हो गया था, पूरा नष्ट हो गया था। मतलब 6 महीने का ब्रेक बहुत होता है क्योंकि स्टाफ सारे गांव चले जाते, कितने दिन आप उनको संभाल के रखोगे, 1 महीने 2 महीने। तो काफ़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि हमारे सारे सेंटर्स बंद हो गए थे। तो वो तब हमारा काफ़ी लॉसेस हुआ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ बिजनेस कोई सीधी लाइन नहीं है जो ग्राफ जो ऊपर जाए, ये बिल्कुल हमारे हार्ट बीट्स की तरह है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर आती है नीचे आती है। चलिए मिलते हैं बिजनेस वुमन आशा अरोंदेकर जी से। शी इज द चेयरपर्सन ऑफ वुमेन विंग, गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। प्रियदर्शनी अवार्ड हो, बिजनेस गोवा अवार्ड हो या इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ गोवा का अवार्ड हो, ये सभी सम्मानों से सम्मानित है। और इतना ही नहीं, ग्लोबल टू लोकल इनका वेंचर आज गोवा में चल रहा है और इसके साथ ही सत्वा नाम से सैलून एंड स्पा वेलनेस सेंटर भी है। इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ गोवा, आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस जीवन के रंग रश्मि के संग नारी के मंच पर। धन्यवाद, नमस्ते। आपने 19 साल की उम्र में एक फार्मा कंपनी खोली और वो भी मात्र 50,000 में, और उससे भी बड़ी बात वो भी तब खोलना कि जब फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही जी। तो मुझे बताइए कि ये जजमेंट पावर और ये साहस उस टाइम पे कैसे आया? एक्चुअली मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी। गोवा में ही हम थे, लेकिन मेरे पापा लकीली नेवी में डॉक्टर थे, तो उनका ये था कि मेरी बेटियां हैं लेकिन उनको पढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन बड़ी दीदी की जल्दी शादी कर दी और मुझे उनको लगा कि ये मेरी आशा है, मतलब ये मेरे साथ डॉक्टर बनेगी, मेरा क्लिनिक संभालेगी। वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था मेडिसिन में। मतलब पढ़ाई में था लेकिन डॉक्टर नहीं बनना था। तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर ना बनो, लेकिन कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरे हॉस्पिटल में आपका सहयोग हो। तो उन्होंने मुझे बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए पूना भेजा, क्योंकि तब गोवा में नहीं थे अच्छे कॉलेजेस। तो वहाँ पे जब मैं कर रही थी, और पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे जब मैं ये कर रही थी तो हमारे कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर था। तो एक लेडी जिन्होंने अपना नया बिजनेस शुरू किया था तब, कुछ 30-32 साल पहले, वो आई हुई थी पूना में और वो हमारे कॉलेज में लेक्चर देने आने वाली होती। तो हमने नोटिस बोर्ड पे पढ़ा, हमने कहा नहीं कोई लेडी आ रही है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया कि नहीं मैं भी जाके सुनूंगी। मैं बिल्कुल फर्स्ट बेंच पे जाके बैठी थी उनका लेक्चर सुने। वो आज एशिया के सबसे अमीर लेडीज में से गिनी जाती हैं, डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ, जो बायोकॉन की है। तो उन्होंने तब शुरू किया था और वो हमको लेक्चर में बता रही थी कि एज अ लेडी उनको कितनी तकलीफें आई थी, फिर भी उन्होंने कैसे बायोकॉन शुरू किया, कितना चैलेंज था, कितना स्ट्रगल था। तो उस वक्त जो वो मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी इनकी तरह बनना है, मुझे भी बिजनेस वुमन बनना है। बस वो एक थॉट था जो दिमाग में आया और जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। तो मेरे दिमाग में बड़े आइडियाज़ आने लगे कि हाँ मुझे भी करना है। तो मेरे 2 दोस्त थे कॉलेज में, कैंपस में, तो मैंने उनको बताया कि हम लोग ऐसा, वो MBA कर रहे थे, कि ऐसा हम बिजनेस कर रहे हैं। दोनों तैयार हो गए, उन्होंने सारे बच्चे हाँ हम करेंगे। बड़ा अच्छा लगा एक सपने का जन्म लेना। लेकिन जब पापा को फ़ोन करके बोला कि हमें ऐसा करना है, वो बहुत अपसेट हुए। उन्होंने बोला अपने बैग्स पैक करो, आ जाओ, शादी कर देते, बस आप भी वहीं जाओ जहाँ दीदी गई है। अलग करना है तो मुझे थोड़ी सी अपनी जिद रखनी पड़ेगी। और मुझे इतना पता था कि कल को मैं अगर सक्सेसफुल होती हूँ तो मेरे पापा, जो कि हुआ आगे जाके, कि वो सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते थे मेरी वजह से। तो वो एक थोड़ा सा रिस्क लेने की जो बात थी शायद मुझ में उसी उम्र से आई और वो आज तक है। फार्मा कंपनी खोली, वो भी मात्र 50,000 से। तो ये जो न्यू स्टार्टअप का आइडिया था, अगर आज कोई बच्चा न्यू स्टार्टअप करना चाहे तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी कौन सी बातें? सबसे पहले तो आपका जो आइडिया है ना, वो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कल था या आज होगा, नहीं, वो कल क्या हम करना चाहेंगे। क्योंकि इतनी तेजी से हर चीज़ बदलती है। मतलब कहते हैं ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो इतनी जल्दी से हर चीज़ बदलती है, तो हमें आगे का सोचना है। तो हमारा एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो आगे जाके हमें लगे कि हाँ ये आज नहीं लेकिन कल को इसकी ज़रूरत हो सकती है। पहले तो वो पता करना। दूसरी बात,
खुद में विश्वास रखना। अगर हम खुद में विश्वास रखेंगे तभी तो दुनिया हम पे विश्वास करेगी। तो खुद के आइडिया पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। तीसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, वो एक जिद होनी चाहिए, एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई हाँ, अगर बिजनेस में आना है तो हर पल हर मोड़ पे रिस्क होता है। बिल्कुल। तो ये एक अगर मैं छोटी छोटी रिस्क से या इससे अगर घबरा जाऊंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, है ना। तो वो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमको खुद के अंदर डेवलप करनी पड़ती है। और अगर हमारा आइडिया अच्छा है और हम दूसरों को वो बात समझा सके जैसे हम सोचते हैं, वही आइडिया हम उनको दे सकें, तो फंडिंग मिलने में भी आजकल कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल राइट है। और सपना बड़ा देखना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत छोटी हो भले हो, स्टेप बाय स्टेप हम उस सपने को पूरा कर सकते हैं। मतलब जब आपने फार्मा इस कंपनी का मतलब सपना देखा था, तो वो छोटे छोटे स्टेप्स कौन से थे जो आपने फॉलो किए उस टाइम पे और आपको लगा कि वो जर्नी मेरी इस तरीके से शुरू हुई? हमने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग कंपनी से, जहाँ पे हमने एक बॉम्बे में जो डीलर थे एक प्रोडक्ट के जो फार्मा में यूज होता है, हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा कि हमें डीलरशिप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए मेरे पास महाराष्ट्र की डीलरशिप है, मैं बॉम्बे और पूना जो बड़ी सिटीज है वो मेरे पास ही रहेंगी, आप छोटी छोटी सिटीज में जाके मेरा काम कर सकते हो। उन्हें लगा बच्चे आए हैं, मेरा काम आसान हो गया। लेकिन हमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम कूद पड़े कि ठीक है, क्योंकि एक तो हमें मौका मिला, दूसरी बात हमें सीखने को मिला। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था हमें। जैसे मैंने बताया हमारे दोस्त के पापा ने हमें 50,000 दिया था, एक छोटी सी 10 बाय 10 की जगह दी थी ऑफिस के लिए। तो वो एक हमें बहुत अच्छा हेल्प मिला। हाँ, और हाँ ये बात सही है कि मैं इतनी छोटी दिखती थी, इतनी मतलब कि मुझे कॉटन स्टार्च कॉटन साड़ियाँ पहननी पड़ती थी। मैं ये सादा चश्मा अपने उसमें स्ट्रिंग में लटका के जुड़ा, हाँ, ताकि मैं मैच्योर्ड लगूं। लेकिन मुझे एक बात का अच्छे से पता था कि, और जब मैं शुरू में पता है, हम जैसे पाताल गंगा वगैरह वहां तो ऑटो भी नहीं मिलते, हमें तो ट्रक में लिफ्ट लेके जाना पड़ता था। मतलब इतना डाउन टू अर्थ भी रहना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में तो हमें कोई लग्जरीज कोई कंफर्ट्स कभी नहीं मिलते हैं। तो हमने वो सारी मेहनत की है और एक बेधड़क होके की है कि भाई हमें तो करना है। हमें इतना पता था कि जब हम उनसे बात करेंगे, टेक्निकल बातें करेंगे, तो हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना भी बड़ी बात थी। प्रिपेयर रहना चाहिए कि आज आज मैं ट्रक में लिफ्ट ले रहे हैं, आज मैं बस में लिफ्ट ले रहे हैं। एक वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हाँ ये मैं कर लूंगी। फिर इसके बाद वेलनेस सेंटर पे कैसे पहुंचे आप? क्या हुआ था कि मैं जब पूना में काफ़ी साल रह चुकी थी, तो मुझे आदत थी कि पूना में ग्रूमिंग करने के लिए किसी अच्छे वेलनेस सेंटर में जाओ और ग्रूमिंग करो वगैरह। तो जब मैं गोवा में आई 22 साल पहले, तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं था। या तो ग्रूमिंग सेंटर्स बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में थे, या फिर छोटे छोटे गलियों में जो पार्लर होते वो थे, जो कंफर्टेबल नहीं होता है हमें जाना। तो मुझे एक रियलाइज हुआ, और मैं पूना जाया करती थी तब भी हर बार। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी जो मिडिल क्लास है उनके लिए कुछ ऐसा एक ब्रांड क्रिएट किया जाए जो प्रोफेशनल हो, जो पॉकेट फ्रेंडली हो और क्लीन हो, हाइजीनिक हो। तो इसीलिए फिर तब मैंने शुरुआत की वेलनेस की। VLCC जो ब्रांड है, सबसे पहले मैंने उनका फ्रेंचाइजी गोवा में लाया। हाँ, तो उनके 2 फ्रेंचाइजीज गोवा में लाया तो खुद के लिए था, लेकिन इतना अच्छा लगने लगा रश्मि की, मतलब ऐसा उसमें जो मजा था, जैसे अभी फार्मास्यूटिकल होता है ना, वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। हम क्लाइंट से मतलब उस लेवल पे नहीं मिलते, एंड यूजर से तो कभी मिलते ही नहीं थे। यहाँ पे इस बिजनेस में मैंने एक चीज रियलाइज किया कि मैं एंड यूजर से मिल रही हूँ। कस्टमर के आपको डायरेक्ट बात कर रहे हो, डायरेक्ट उनके एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो B2B से जो B2C का सफर था, वो अचानक से बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि हमें रिजल्ट सामने दिख रहे थे और उनका रिस्पांस डायरेक्ट मिल रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये फील्ड बड़ा पसंद है। और मैंने फिर 2 साल के बाद ही खुद का ब्रांड सत्वा सैलून क्रिएट किया। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर किसी को वेलनेस सेंटर की तरफ जाना हो तो इन्वेस्टमेंट क्या? क्योंकि मेरे को लगता है जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। डिपेंड करता है रश्मि कि अगर आप 2 तरह का हो सकता है, या तो आप अपना खुद का खोलना चाहें जो 10 लाख से भी शुरू हो सकता है। और आजकल गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स है ना, इतनी स्कीम्स है स्टार्टअप के लिए कि बहुत आसानी से अगर आप चाहो तो आपको वो फंडिंग मिल सकती है। दूसरी और एक बात आप कर सकते हो, जैसे हमने भी बहुत किया है, जो
5 स्टार होटल्स होते हैं, 4 स्टार होटल्स होते हैं, इसमें भी वेलनेस सेंटर होता है। हाँ। और ये बाहर किसी प्रोफेशनल को चलाने देते हैं। ओके। तो इसमें क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है और मैनेजमेंट आपका होता है और आप उनसे रेवेन्यू शेयर करते हैं। ऑलराइट। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 2-4 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रॉफिट रेशो क्या रहता है मतलब? एक्चुअली वेलनेस में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। अच्छा। बिल्कुल अच्छा है। अगर आप देखें तो एक ग्रॉस मार्जिन 40% तक भी हो सकते हैं। ग्रेट। तो इस वेलनेस सेंटर को चलाने के लिए कुछ ऐसे खास टिप्स दे सकते हैं आप हमें कि हाँ ये 5 टिप्स का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना चाहिए? ऐसी कौन सी बातें जो आपकी यूएसपी है? सबसे पहले तो इसमें है कस्टमर सर्विस। राइट। ओके, बिकॉज कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कहते हैं ना, कस्टमर Okay. भगवान होता है। अच्छा। तो कस्टमर सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और कस्टमर सर्विस सिर्फ उतनी नहीं होती कि क्लाइंट आपके पास आया और आपने सर्विस दे दी, वो तो एक है सर्विस, लेकिन आप क्लाइंट को कैसे वापस वो क्लाइंट आपके पास आए, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर सर्विस, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर केयर इज़ वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप Okay. खुद ना करें। आप एक बिजनेस वुमन हैं, आप खुद शायद किसी का फेशियल ना करें या हेयर कट ना करें, लेकिन आपको आना चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, सब पता कुछ होना आना चाहिए, चाहिए सब ताकि कुछ। आपकी Wow. टीम आपके हिसाब से काम कर सके और ऐसा कुछ ना करे जो आपको पता ना चले। ऑलराइट। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपकी ट्रेनिंग, जैसे जब मैंने वेलनेस सेंटर खोला था, मैंने खुद जाके उन अपनी टीम के साथ खुद भी ट्रेनिंग ली थी। तो मुझे पता चलता था कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को करते हुए एक कोई हार्ड टाइम भी आएगा, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी आपने बिजनेस की तय की है। जैसा मैंने देखा कि 3 फेजेस में आपकी जर्नी हुई है। तो हार्ड टाइम कौन सा था इन सारी चीज़ों में, अगर देखें तो हम? अगर मैं अपनी बिजनेस जर्नी देखती तो सबसे हार्ड टाइम था पैंडेमिक, कोरोना टाइम पे। Yes, कोरोना टाइम। सारे वेलनेस सेंटर बंद हो गए थे। बिल्कुल, सबसे पहले बंद हुए और 6 महीने बाद खुले, और 1 साल नहीं 2 साल। हाँ, यस। सो बिल्कुल। पूरा नष्ट हो गया था, पूरा नष्ट हो गया था। मतलब 6 महीने का ब्रेक बहुत होता है, बहुत बड़ा क्योंकि होता है, बिल्कुल स्टाफ सही। सारे गांव चले जाते, कितने दिन आप उनको संभाल के रखोगे, नहीं, 1 महीने 2 महीने। तो काफ़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि हमारे सारे सेंटर्स बंद हो गए थे। और तब हमने अहमदाबाद में भी खोल दिया था, हमने कोलकाता में खोल दिया था। तब हमारे अराउंड 14-15 थे। ओह माय गॉड। और सारे के सारे बंद हो गए। तो इनफैक्ट वो तब हमारा काफ़ी लॉसेस हुआ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बिजनेस कोई सीधी लाइन नहीं है जो ग्राफ जो ऊपर जाए। ये बिल्कुल हमारे हार्ट बीट्स की तरह है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर आती है, नीचे आती है, लेकिन उसी में मज़ा है, उसी में मज़ा है। अगर आप पैशंस भी होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको लगे कि आपके बिजनेस की वजह से आप कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो, उन कितने घर चल रहे हैं, कितने लोगों का फायदा हो रहा है, ये अगर आपका एक मोटिव रहे तो शायद आप आसान हो जाता है, आप आसानी से कर लेते हो। तो इसीलिए जब ये 6 महीने मैं कुछ नहीं कर रही थी, कोई टीम नहीं थी, कुछ नहीं, तब और मुझे फ़ोन आ रहे थे महिलाओं के गांव से कि मैडम, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत उनसे काम कर लेती थी, उनको हेल्प कर देती थी, कि मैडम हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, हमारे पति की जॉब चली गई है, हमारे बेटे की जॉब चली गई है। और इन लेडीज से मैं हमेशा कहती थी, जब हम गांव में जाते थे कुछ भी प्रोग्राम करने, कि आप लोगों के पास इतने स्किल्स हैं, इतनी कला है, मतलब जो आप चीज़ें बना सकते हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट, जो आपके पास स्किल है, वो हमें शहरों में हमें इसकी ज़रूरत है, वो हमारी लग्जरी बिल्कुल, घर में ऑथेंटिक होममेड ये सब चीजें, तो आप इसको लाके शहर में हम लोगों को देना चाहिए, सप्लाई करना चाहिए। और वो हमेशा मुझे एक बात कहती थी कि मैम, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शहर आके इसको कहाँ बेचेंगे, हम किसको बेचेंगे, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। ये हमेशा वो कहती थी। तो जब पैंडेमिक के वक्त, कोरोना के वक्त उनके फ़ोन आने लगे, तो मैंने कहा अब मेरे पास समय है, अब मेरे पास मौका है। मतलब आपने पैंडेमिक को भी एक अवसर बना लिया। बिल्कुल। Okay. तो उस वक्त मैंने कहा अब समय है, तो मैंने एक स्टोर खोला, उसका नाम रखा ग्लोबल टू लोकल इसलिए रखा क्योंकि हमारी सोच भले ही कितनी भी विदेशी हो, लेकिन हमारा जो हमें खरीदना सिर्फ स्वदेशी चाहिए, है ना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बी वोकल फॉर लोकल। यस, बिल्कुल राइट। इनफैक्ट हमने पहले खोला और ये बाद में हुआ। ओके। नाइस। तो इस तरह से फिर मैंने उन लेडीज को कहा ठीक है, मेरे पास समय है, मैं प्लेटफॉर्म खोलती हूँ। मतलब विनाश में सृजन के अंकुर कैसे खिलते हैं, वो आपने उस टाइम पे सोचा
कि एक चीज़ आपकी एक तरफ आपको दुख दे रही थी कि ओके सब कुछ स्टॉप हो रहा है, और दूसरी तरफ आप वो दुख की बजाय दूसरी तरफ संभावनाएं खोज रहे हैं कि कैसे मैं इधर से कुछ निकाल पाऊँ। बहुत बड़ी बात है ये, और इसके लिए मैं आपके लिए 2 पंक्तियाँ जरूर कहूँगी कि अपने भीतर छुपी संभावनाओं की मैं कर रही हूँ खोज, अपने भीतर छुपी संभावनाओं की मैं कर रही हूँ खोज, हाँ दिन प्रतिदिन मैं खुद से मिल रही हूँ रोज, मैं खुद से क्या मिल रही बात हूँ है, रोज। क्या बात है। मुझे कुछ याद आया इस बारे में, क्योंकि जब मैंने बताया अपने कुछ दोस्तों को और फैमिली को कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, तो सारे मुझ पे हंस रहे थे। ओके। क्योंकि उन्होंने वो मुझे कहने लगे कि कैसे पॉसिबल है, हर यहाँ कितनी दूर दूर गांव हैं, वो आपको थोड़ी ना ला के देंगे, आप सप्लाई चेन कैसे मेंटेन करोगे, लॉजिस्टिक्स कैसे बनाओगे, तो सारे मुझ पे हंसे। लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग हो चुका है, जहाँ 20 औरतें हमसे जुड़ी थी महिलाएं, आज 120 के ऊपर महिलाएं हमसे जुड़ी है। तो मैं ये आपके रिप्लाई में ये कहना चाहूँगी कि यू नो जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा उसी ने है। इतिहास रचा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम राइट बात है। सो इट्स टू गुड। तो आप चलो ग्लोबल टू लोकल के ऊपर आते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसमें आप क्या प्रोडक्ट्स क्या क्या मतलब देते हैं। अच्छा, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गोवा की जो कल्चर है, जो यहाँ का खाना पीना है, ऑथेंटिक होममेड, जो यहाँ का ये जो छोटे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, या फिर यहाँ का एक फैब्रिक है कुनबी, अच्छा। जो बहुत पुराना से चलता आ रहा है, जो हैंडलूम पे वो लोग बनाते हैं, जो बिल्कुल मरता जा रहा था यहाँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ऑथेंटिक हैं, क्योंकि जो लोग गोवा आते हैं स्पेशली टूरिस्ट, उनको लगता है गोवा में सिर्फ कोकम मिलता है, फेनी मिलती है, काजू मिलता है, बस 4-5 चीज़ें उनको पता है। लेकिन गोवा में इतनी सारी चीज़ें हैं जो इतनी फेमस है। सारस्वत जो खाना है यहाँ का, सारस्वत ब्राह्मण्स का, जो क्रिश्चियंस हैं उनका खाना है, हर चीज़ इतना अलग और इतना अच्छा है। तो मैंने क्या किया, इन लोगों को, इन जो लेडीज़ को था, मैंने कहा जो आपको अच्छा बनाना आता है वो आप बनाइए और लेके आइए। और हमने ये छोटा सा स्टोर खोला जिसमें ये सारी चीजें हम उनकी बेचते हैं। अच्छा, टूरिस्ट को भी बेचते हैं, और जो लोकल्स हैं वो तो उनको तो इंडियन हैंड में उनको लोकल होममेड मिलता ही है। तो इसमें हम लोग मसाले, लोकल मसाले, लोकल अचार, लोकल मिठाइयाँ, लोकल नमकीन, हैंडीक्राफ्ट छोटे मोटे, फिर यहाँ जो फार्म में हमारे उगता है, जैसे एक तरह की चौली होती है, नारियल का गुड़ होता है, नारियल के प्रोडक्ट्स होते हैं, और उकड़ा चावल जो हम बोलते हैं, बॉइल्ड राइस, वो उगता है यहाँ पे अलग सा। तो ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। ये सारी चीज़ें, लोकल चॉकलेट्स बना रहे हैं घर में, जैसे भी बना रहे हैं। तो शुरू में तो वो उनको जैसा लगता था वो बना के लाते थे, फिर धीरे धीरे हमने उनको ट्रेन करवाया। राइट, मैं इस चीज़ पे आ ही रही थी, क्योंकि जब हम विलेजेस रूरल मतलब कांटेक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स वो बनाते हैं, बट वो अपनी स्टाइल में बनाते हैं, और आप एक इंटरनेशनल ब्रांड सेट करना चाह रही हैं। तो फिर आपने क्या उनको कैसे स्किल किया, क्या किया उनके? सबसे पहले तो हमने इनकी लाइसेंसिंग करवाई, क्योंकि गांव में पैंडेमिक के वक्त बहुत सारी महिलाओं ने घर से शुरू कर दिया था बनाना, खाना, टिफिन बनाना, ये चीज़ें बनाना, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं था। तो सबसे पहले तो हमने एक प्रोग्राम करवाया जिसमें सारी लेडीज़ को इनवाइट किया हमने, और FDA के साथ टाई अप किया, FSSAI के साथ, और हमने करीब 6 महीने में 200 लेडीज़ की लाइसेंस करवाई। दैट्स ग्रेट। ओके, ये उनके लिए पावर बना। बिल्कुल ठीक बात है। फिर धीरे धीरे यू नो एक ऐसा मोड़ आया, वो एकदम सडन स्विच आया कि जब वो मुझे कहने लगे कि मैम ये चीज़ तो जैसे हमारी बालूशाही होती है वो मीठा होता है, मतलब हम इसको नमकीन में भी बना सकते हैं। अच्छा, तो हम ट्राई करते हैं मैडम, आप देखिए मैम, हम ये चिप्स हम इसमें ये मसाला डाल के बना सकते हैं। तो धीरे धीरे उनका इनोवेशन बिल्कुल क्या होता है, जब इनकम आने लगती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर इनोवेशन और क्रिएटिविटी पूरे जूसेस फ्लो होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। फिर एक एक करके सारी चीजें निकलने लगती है। और फिर हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी खोल दिया, हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, तो भारत में किसी भी कोने से वो अब ऑर्डर कर सकते हैं गोवा की चीज़ें। तो मैंने आपके एक उसमें ब्लॉग में ये भी देखा कि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। बिल्कुल, है ना? तो मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी तो आप इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ गोवा हैं, राइट? अगर आपको कोई ये कहे कि भाई इंडिया में आप इतनी जगह पे क्योंकि घूमे हैं, आप बाहर भी इतनी जगह पे गए, तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से फील्ड हैं जहाँ पर आशा जी काम करना चाहेंगी, जहाँ आशा जी को लगता है कि यहाँ बहुत स्कोप है एंड आई वांट डू दैट? रश्मि, बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आऊँ जहाँ पे मैं देश भर की जो महिलाएं हैं ना, जिनको सिर्फ ऐसा एक सोच भी है कि मुझे कुछ करना है, मैं चाहूँगी मैं उनके लिए मेंटरशिप करूँ। ओके, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है ना, जब एक महिला
होके आप किसी दूसरी महिला को सशक्त करते हैं ना, इससे वो बड़ी सबसे बात- बड़ी बिल्कुल, बात होती है। बिल्कुल, इससे बड़ी अंग्रेजी बात में कुछ है ही कहावत है, एम्पावर्ड विमेन एम्पावर विमेन। राइट। तो ये मैं एक करना चाहूँगी। और लकीली अभी एक ऐसा अभी तो हम गोवा में मैं जो हमारा गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, उनकी जो महिला विभाग है उसकी मैं अध्यक्ष हूँ हाँ, अभी। बिल्कुल। और उसके थ्रू हम बहुत गोवा की महिलाओं का काम कर रहे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। उनको हम बहुत सारा नॉलेज उनका इंक्रीज करने, उनका अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे IT के ऊपर, अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, Right. साइबर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर Okay. से, फिर लाइसेंसिंग और जैसे पैकेजिंग कैसे करनी होती है कोई भी प्रोडक्ट को। आज हम गोवा में बेच रहे हैं, कल इसको हमें इंडिया में देश में बेचना है या देश के बाहर विदेश में इसको एक्सपोर्ट करना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सब की गाइडेंस, तो वो अगर किसी भी स्त्री में अगर वो बीज भी है ना, तो हम चाहेंगे कि मैं पर्सनली चाहूंगी कि उस बीज को हम एक पौधा बनाएं और एक पेड़ बनाएं बिल्कुल, और से आगे grow। जाके क्योंकि आपने भी सुना होगा कि हम जब एक पुरुष को सशक्त करते हैं तो वो उसकी मतलब फैमिली को सशक्त होता है, लेकिन Right। अगर महिला को सशक्त करते तो पूरी उनकी कम्युनिटी, पूरे पूरी गांव को community हम पूरा। सशक्त कर बिल्कुल, लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल ये सही। मैं चाहूंगी कि हम ग्रास रूट लेवल पे उनके साथ काम उनके करें साथ और काम हर करें। स्टेट में काम करें और सिर्फ कागज पे नहीं, एक्चुअली में फील्ड में काम करें। हम नॉर्मली जब भी बिजनेस की प्लान करते हैं, एक आम आदमी जब भी बिजनेस की प्लान करता है तो प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल। पहले वो देखता है, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉस देखते देखते फिर एक जगह ऐसी आती है कि उसको एक और डर लगता है कि मैं कहीं असफल ना हो जाऊं, है ना। तो आपकी इतनी बड़ी जर्नी में कभी आपको ये फील, ऐसा डर नहीं लगा कि कहीं मैं अगर सक्सेस नहीं हुई तो ऐसा हुआ? जैसे कि मैंने कहा, सक्सेस अगर नहीं, ऐसा बहुत बार होता है कि हम सोचते हैं, वैसा होता नहीं है। तो क्या हुआ, गिर के उठने में ही तो मजा है ना। दैट्स ग्रेट। मतलब फिर ये स्पिरिट होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और ठीक जैसे है। अभी मैंने बताया, ये जो मेरा करंट बिजनेस है ना, आजकल बिजनेस आइडियाज जो होते हैं ना, वो बिल्कुल एक सोशल इम्पैक्ट को लेके होते हैं। आज सिर्फ प्रॉफिट ही हमारा मकसद नहीं होता है। प्रॉफिट विद पर्पस इज सो इम्पोर्टेंट। लाइक आज मैं कमा रही हूँ या मैं सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूँ क्योंकि मेरे साथ ये 100 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो खुद भी इतनी सक्सेसफुल हो रही हैं। बिल्कुल राइट है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बिजनेस आइडिया है उसमें एक इम्पैक्ट हो, सोशल इम्पैक्ट हो, प्रॉफिट के साथ एक पर्पस भी हो। फिर वो जो खुशी होती है ना, वो दुगनी हो जाती है, सारी चीजों से ऊपर हो जाती है। बिल्कुल। 50,000 से एक बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों तक पहुंचा। इस पूरी जर्नी में कोई ऐसी 3 बातें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप शेयर करना चाहते कि हाँ रश्मि, ये कुछ एक्सपीरियंस या ऐसी मतलब कुछ बातें जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं तो ऐसे कहूँगी कि मैंने अभी अपनी जो जर्नी है वो अभी शुरू ही की है। वाह, बहुत कुछ करना बाकी है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि 24 घंटे कितने कम होते हैं दिन में। बहुत सारा बहुत काम करना बाकी है, टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो मेरे लिए अभी ये सफ़र शुरू ही हुआ है और बहुत कुछ करना है, बहुत लोगों के हाथ पकड़ने हैं, बहुत आगे जाना है, पूरा काफिला बनाना है। और अगर हम चाहें तो बिल्कुल बन सकता है। वो कहते हैं ना, पूरी शिद्दत से अगर कुछ भी चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसको करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ और लोग जुड़े और हम इसको इतना एक बहुत अच्छा मूवमेंट बनाएं जिसमें हमारी महिलाएं जुड़ती जाएं, हमारी बच्चियां जुड़ती जाएं। क्योंकि एक फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। राइट। और एक स्त्री के लिए बहुत, महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी बेटी को कहती हूँ, आप कल को किसी भी बड़े परिवार में भी आपकी शादी हो जाए, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आपका खुद का होना बहुत ज़रूरी है। जब शुरू किया था तो हमें ऐसा लगता था कि हम अपने बारे में सोचते थे। हम अपने बारे में, हमारा प्रॉफिट, हमारा घर, हमारा बिजनेस, लेकिन धीरे धीरे ना वो बड़ा एक्सपैंड होता जाता है। और अब जैसे जैसे परिवार जुड़ते जाते हैं आपके, जैसे आपके एम्प्लॉयज के परिवार हैं, तो ऐसा लगता है फिर जो महिलाएं जुड़ जाती है, फिर उनके परिवार जुड़ जाते हैं, तो अब ऐसा लगता है ये हमारा है, हमारा। ऑलराइट। सो वो मैं से वो हम पूरा का एक वो जर्नी हो गया है अब। मैंने सुना है कि आपको एक अवार्ड भी देते हैं जो वुमेन को इंस्पायर करता है, उनको करेज करता है, तो वो कौन सा, उसके बारे में बताइए। तो ये हुआ था एक्चुअली 12 साल पहले। तो हमारे गोवा में काफ़ी अवार्ड फंक्शंस होते थे, हम भी जाते थे, लेकिन हमने एक चीज़ देखा कि अगर 20 अवार्ड्स हैं तो मुझे एक आधा महिला जाती थी स्टेज पे अवार्ड लेने। तो मुझे ऐसा लगा, मैं सोचने लगी कि इतनी तो महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो फिर इन्हें क्यों नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक अवार्ड दूं। तो मैंने 20 अवार्ड्स दिए, 20 में से 18 महिलाएं थी, 18 में से 18 महिलाएं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक अवार्ड दूं। तो फिर इन्हें क्यों नहीं।
सिर्फ पुरुषों को ही क्यों दिया जाता है, ये शुरू इसी से हुआ था। Okay. तो मैंने एक स्पेशल अवार्ड बनाया जिसे हम बोलते हैं ऑर्किड अवार्ड फॉर वुमेन अचीवर्स ऑफ गोवा। ओके। और ये हर फील्ड में है, बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, जर्नलिज्म है, आर्ट एंड कल्चर है, ये सारा है। एक गर्ल चाइल्ड प्रोडिजी है जिसमें 15 साल से छोटी लड़की जिसने हमारे देश अच्छा किया है। तो ऐसे हमने एक 10 अवार्ड्स बनाए, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। और ये मैंने शुरू किया था 12 साल पहले। इस साल अभी पिछले 15 दिन पहले हमने 12वां साल मनाया। और हमारी सबसे छोटी जो विनर थी वो 11 साल की थी, और जो लाइफ टाइम वाली थी वो 100 साल की थी। क्या बात है। और वो अभी तक बिजनेस में अपनी बहू का हाथ बटाती है, उनका बिजनेस जो अब उनकी बहू संभालती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे, और ये सारी महिलाएं वो हैं जो खुद की मेहनत से ऊपर आई हैं, स्ट्रगल करके ऊपर आई हैं। ये कुछ ऐसे फैमिली में नहीं पैदा हुई हैं जहाँ पे सोने का चम्मच इनके मुंह में है, नहीं, ये सारा मतलब स्ट्रगल कर करके। तो जब इनको हम अवार्ड करते हैं, एक तो खुशी मिलती है, एक तो हमें अप्रिसिएशन किसे पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई ना करे तो खुद को कॉम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। सही बात है, एकदम राइट बात है। तो हम ये देते हैं। और ये महिलाएं पिछले 12 साल में जो 120 महिलाओं को, ये आज इतनी मुकाम पे पहुंच चुकी। नॉट ओनली ये जो हम छोटी बच्चियों को देते हैं, आज ये हमारे पूरे राज्य का नाम, हमारे देश का नाम रोशन कर रही है लड़कियां। तो एक छोटा सा प्रोत्साहन, और ये आगे जाके कितनी और लड़कियों और महिलाओं को इंस्पायर करती हैं। तो ये एक इकलौता अवार्ड फंक्शन है जो महिलाओं के लिए हम करते हैं, बहुत बड़े स्केल पे करते हैं। मैं इसमें 2 लाइन कहना चाहूँगी रश्मि की, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, हमें उनसे क्या, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। तो मैं भी बस इसी के साथ ही 2 पंक्तियों के साथ कहना चाहूँगी कि तू जगा विश्वास आज अभी और इसी पल, अटल इरादों से लिख कैसा होगा तेरा कल। आसान कहाँ जीवन, मुश्किलों की डगर है, पर तेरे ही भीतर छुपे हैं इन मुश्किलों के हल। तू जगा विश्वास आज अभी इसी पल। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप इंडिया के टॉप वुमेन में, टॉप बिजनेस वुमेन में आए। बिल्कुल, और यही मेरी आपके साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और आपका परिवार बढ़ता बढ़ता और बहुत बढ़ता जाए। धन्यवाद, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। तो इस शो को प्लीज़ सभी के साथ शेयर कीजिएगा, आगे से आगे बढ़ाइएगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपको अच्छी लगी ये सारी बातें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you very much.